दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर जिसके अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज। ये जो टॉपिक है ये आपसे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एसएससी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन आपसे 1 से 2 नंबर का पूछा जा सकता है, जबकि बैंकिंग के अंदर इससे कई बार 5 नंबर का प्रीलिम्स में और मेंस के अंदर भी 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे कि ये टॉपिक बेसिकली है क्या और कैसे-कैसे जो अलग-अलग जो केसेस बनते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उन केसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड अलग-अलग लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले है ये 5 सिंबल हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या है ये 5 सिंबल है। एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है। ये सिंबल इक्वल्स टू को बीच से काट दिया गया यानी कि नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब है इन चारों सिंबल्स को ये सिंबल डिनोट करता है और इक्वल्स टू इनसे एक अलग सिंबल है। ठीक है, इस चैप्टर का मेन मीनिंग क्या है कि कोई भी दो वेरिएबल है, मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 वेरिएबल दिए गए हैं। कोई भी दो वेरिएबल ए और सी के बीच में इन सिंबल्स का यूज करके क्या रिलेशनशिप बनता है, बी और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ए और बी के अंदर क्या रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट फर्स्ट जो हम सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि ये जो सिंबल हैं इनका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है ग्रेटर देन। ये क्या है? ग्रेटर देन। उसके बाद ये है लेस देन। इसका मतलब है कि कोई भी एक वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ x है यहाँ y है, तो इसका मतलब है x y से बड़ा है। और ऐसे ही अगर x यहाँ लिख दिया जाए यहाँ y लिख दिया जाए तो जो x है उसकी वैल्यू y से कम है। मान लीजिए y की वैल्यू है 10, x की वैल्यू है 5, तो x क्या है? छोटा है y से, तो x इज लेस देन 10। ऐसे ही यहाँ अगर x को बोला जाए 10 है और y को बोला जाए 5, तो x इज ग्रेटर देन y। एक सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, मान लीजिए ये x है ये y है। अब x की वैल्यू या तो y से ग्रेटर है, मान लीजिए y की वैल्यू 5 है, या तो x की वैल्यू y से ग्रेटर है, यानी कि या तो x की वैल्यू 6 है, 6, 7, 8, 10, 5 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, या फिर x की वैल्यू इक्वल्स है तो 5 है। यानी कि हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बस इतना पता है कि जो x की वैल्यू है वो y से या तो बड़ी है या उसके इक्वल्स टू है। ठीक है, उसके बाद x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। इसमें क्या पता है जो x की वैल्यू है वो y से कम है या उसके बराबर है लेकिन उससे बड़ी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एक ये है एक ये है और y की वैल्यू या 6 है। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू y के बराबर है या x की वैल्यू y से छोटी है, और इसका मतलब है इक्वल्स टू। एक जो सिंबल है इसमें x और y एक दूसरे के बराबर है। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है। और एक सिंबल है ये, इसका मतलब क्या है? x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि x y से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? आइदर x इज ग्रेटर देन y या फिर x इज लेस देन y। ठीक है, चलिए उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में जो अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप बनता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैसे आपको बोला गया, आपने बताना है इसके अंदर कि इम्पोर्टेंट रिलेशन इम्पोर्टेंट रिलेशन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कौन कौन सी रिलेशनशिप बनती है वो आपने बतानी है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दी गई, ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। और इसमें आपसे एक स्टेटमेंट के बेस पे एक आपसे कंक्लूजन पूछा जाता है कि क्या ए से ग्रेटर देन इक्वल्स है सी। जो ए है क्या वो सी से ग्रेटर देन इक्वल है? ठीक है, तो देखिए ए बी से बड़ा है या बी के बराबर है?
बी सी से बड़ा है या उसके बराबर है, ठीक है। जब भी दोनों के दोनों सिंबल एक जैसे हों, यानी कि इसको तीर भी मार रहा है और इसके साथ भी खड़ा है, यानी कि ए जो है वो बी को तीर भी मार रहा है और उसके साथ भी खड़ा है, बी सी को तीर भी मार रहा है और वो उसके साथ भी खड़ा है। जब दो वेरिएबल्स के बीच में सेम सिंबल यूज हुआ है तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर यही स्टेटमेंट आपको फिर से गिवन है कि a is greater than equals to b is greater than equals to c, ठीक है, और आपसे पूछा जाए a is greater than c, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? मान लीजिए एक केस है a b से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, और b c से बड़ा है या बराबर है। अगर बराबर होगा तो c की जगह b आ जाएगा, तो भी a उससे बड़ा और बराबर है। और अगर ये इससे बड़ा है तो भी a क्या है, c से बड़ा है। अगर इसके अंदर a b के बराबर है और b c से बड़ा है तो क्या होगा, तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि जब आपसे ऐसी स्टेटमेंट पूछी जाए अगर उनके बीच में इसमें दोनों कॉमन थे तो ये भी बिल्कुल सही था। इसके अंदर ग्रेटर, क्या दोनों में ग्रेटर कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, तो ये भी सही होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, ठीक है, और अब आपसे पूछ लिया जाए a इज ग्रेटर देन c, तो ये भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि a b से बड़ा है और b या तो c के बराबर है या फिर c से बड़ा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपसे पूछा गया a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, b इज ग्रेटर देन c। अगर आपसे पूछा जाए a इज ग्रेटर देन c, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही, क्योंकि a को b की जगह पे रख दो और b क्या है, c से बड़ा है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि a इज ग्रेटर देन b, b इज इक्वल्स टू c, और इस केस में पूछा जाए आपसे a इज ग्रेटर देन c, तो बिल्कुल सही है क्योंकि b c के बराबर है, b को c की जगह रख देंगे और उसके बाद a c से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपसे पूछेगा, आपसे पूछा गया a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c, और अब आपसे पूछता है, मान लीजिए a इज इक्वल्स टू c, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा क्योंकि a b के बराबर है और b c के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है a is less than equals to b is less than equals to c, और इस केस में बोलता है आपको a is less than equals to c, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, सेम साइन कॉमन है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको बोलता है कि a is less than equals to b and b is less than equals to c, और आपसे क्या पूछता है, कंक्लूजन के अंदर आपसे पूछता है a is less than c, a is less than c, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों के अंदर लेस देन कॉमन है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपसे पूछता है a is less than b, b is less than equals to c, और आपसे पूछता है a is less than c, क्या सही है? बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों के अंदर लेस देन क्या है, कॉमन है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको पूछता है a is less than b, b is equal to c, और फिर आपसे पूछता है a is less than c, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है क्योंकि b की जगह c आ जाएगा और a is less than c हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आपसे पूछता है a is equals to b, b is less than c, और आपसे कंक्लूजन में पूछता है a is less than c, ठीक है। तो अब a को क्या करना है, a को b की जगह रखना है और a क्या होगा, c से छोटा होगा, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए,
अब उसके बाद आपसे पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि जो ए और सी है उनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, जब भी दो सिंबल्स, यानी कि कोई भी दो सिंबल्स लगा लीजिए या साइंस, एक दूसरे को सींग मारे, क्या करें, सींग मारे एक दूसरे को, तब उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ये चीज बस आपको याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, जबकि दोनों के बीच में जो सिंबल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सींग मार रहे हैं। जब एक दूसरे को सींग मारते हैं तो हम उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन सी। इसमें फिर पूछा गया ए और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को सींग मार रहे हैं। किसी इनके बीच में वैल्यू डिफाइन नहीं है, सींग मार रहे हैं तो हम अनसर्टेन है, तो इसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। फिर एक दूसरे को सींग मार रहे हैं तो हम ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया आपको कि आइदर और केस, इसको हम बोलेंगे आइदर और केस। कौन से केस में ऐसा होगा कि जब आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज होंगे कि या तो ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा। कैसे, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया x इज ग्रेटर देन y, दूसरा ऑप्शन दिया गया x इज इक्वल्स टू y। अगर ऐसे ऑप्शन गिवन है तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर वन फॉलोज और आइदर टू फॉलोज, ठीक है, आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है। ऐसे ही एक और कॉम्प्लिकेटेड केस बनता है, एक और कॉम्प्लिकेटेड केस बनता है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपसे पूछा गया, मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दी गई है। ये आइदर और का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो आइदर और का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। कैसे, मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में क्या है, h इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। उसके बाद m इज लेस देन इक्वल्स टू v, ठीक है। उसके बाद v इज इक्वल्स टू k, ठीक है। आपको फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया, क्या दिया गया, कि h इज लेस देन k, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया h इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि जो h है, ये था h इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। हमने देखा जो h है या तो वो m से बड़ा है या फिर h m के बराबर है, ठीक है। लेकिन जो m है वो या तो v के बराबर है या फिर v से छोटा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, क्या, कि जब भी दो सिंबल्स एक दूसरे को सींग मार रहे हो, क्या कर रहे हो, सींग मार रहे हो, तो आप कोई भी रिलेशनशिप नहीं बता सकते। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट एक जगह फेल हो जाते हैं, कहाँ, जब ऐसा कंक्लूजन आपके सामने आ जाए। आपको पता है कि आप h और k के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ दो साइंस एक दूसरे को सींग मार रहे हैं, लेकिन हम बता सकते हैं क्योंकि कंक्लूजन के अंदर क्या किया गया है, कंक्लूजन के अंदर आपको ऐसे साइंस दिए गए हैं, क्या, कि या तो h जो है वो k से छोटा होगा, ठीक है,
या फिर h k से बड़ा होगा, या फिर जो h है वो k के बराबर होगा। इससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए आपके और मेरे बीच में रिलेशनशिप है, या तो मैं आपसे एज में बड़ा हूँ, या मैं आपसे एज में छोटा हूँ, या फिर मैं एज में आपके बराबर हूँ। तो जब तीन साइन एक साथ दोनों कंक्लूड, मतलब मान लीजिए एक दो किन्हीं दो के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया, जैसे एच और के बीच में पूछा गया है, और ये तीनों सिंबल एक साथ यूज किए गए हैं किसके अंदर, कंक्लूजन के अंदर, तो आपको आइदर और का केस लगाना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक चीज तो होगी, वेल डिफाइंड है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद की इनइक्वालिटी से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन आपसे इनइक्वालिटीज के अंदर पूछे जाते हैं। नंबर एक डायरेक्ट क्वेश्चन, और दूसरे जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा कि आपसे डायरेक्टली दिया जाएगा कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है। स्टेटमेंट क्या दी, एक मिनट, हाँ, आपको मान लीजिए एक स्टेटमेंट दी गई। ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सी इज लेस देन डी। ठीक है। डी इज इक्वल्स टू ई। ठीक है। ई इज लेस देन इक्वल्स टू एफ। ठीक है। इसके अंदर आपसे पूछा गया क्या एफ इज ग्रेटर देन बी। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है एफ इज ग्रेटर देन बी, तो क्या आप इसके बीच में रिलेशनशिप बता पाएंगे? आप यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, एफ से यहाँ गए, ये ऐसे निशान है, ये इक्वल्स है, ये ग्रेटर देन है, और ये ऐसे आ गया। ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों सिंबल्स एक दूसरे को सींग मार रहे हैं, इसलिए हम इसके बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते। यानी कि हमारा कंक्लूजन वन क्या है, गलत है। नंबर दो, फिर आपको बोला गया b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। ठीक है। b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर वही पूछा गया। तो क्या आप b और d के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि एक दूसरे को ये दोनों सींग मार रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। इसके बाद एक और डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अंदर आपको बोला गया, मान लीजिए p इज ग्रेटर देन m, m इज ग्रेटर देन q, उसके बाद कोमा q इज ग्रेटर देन z, z इज ग्रेटर देन n। ठीक है। इसमें आपको एक कंक्लूजन दिया गया, फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। अब देखिए, यहाँ तो z है नहीं, लेकिन z इस वाली सीरीज में है, यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर कॉमा लगा करके एक सीरीज पहले दी गई, एक बाद में दी गई। तो m और q के बीच में आपको रिलेशन पता है, q और z के बीच में पता है। अगर m q से बड़ा है तो क्या q भी z से बड़ा है? बिल्कुल। तो ये तो डिफाइन हुआ कि जो m है वो z से बड़ा है, लेकिन इक्वल साइन कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला साइन यूज किया गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ग्रेट इक्वल्स तो कहीं यूज हुआ ही नहीं। ग्रेटर, अगर डायरेक्ट ग्रेटर पूछा हुआ होता, मान लीजिए एम सी इज ग्रेटर देन जेड, तो वो बिल्कुल करेक्ट होता। तो यहाँ ये कंक्लूजन गलत हुआ। कंक्लूजन टू आपसे पूछा कि n इज लेस देन p। ठीक है। मान लीजिए ये n है, ये p है। अब दोनों सीरीज के अंदर क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो p इज ग्रेटर देन m, m इज ग्रेटर देन q। ये डिफाइन हो गया कि p जो है वो q से बड़ा है। ठीक है। उसके बाद क्या q भी n से बड़ा है? ठीक है। तो Q भी n से बड़ा है। अगर Q n से बड़ा है, इसका मतलब P भी n से बड़ा है, और इसका मतलब क्या है, n जो है वो P से छोटा है। तो ये बिल्कुल सही हुआ। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया x इज ग्रेटर देन y, उसके बाद
y इज ग्रेटर देन z, उसके बाद कॉमा z इज इक्वल्स टू v इज लेस देन w। ठीक है, आपको फर्स्ट कंक्लूजन बोला गया y इज इक्वल्स टू v। ठीक है, देखते हैं y z से बड़ा है। अब z से बड़ा है और z इक्वल्स टू v है, तो ये मान के चलो आप v की जगह z को और z की जगह v को रख सकते हो, तो हम यहाँ पर v को रख सकते हैं। तो क्या v और y के बीच में ये रिलेशनशिप है कि जो v है वो y के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि y z से बड़ा है और z की जगह v है, तो नेचुरल सी बात है y जो है वो किससे बड़ा है? v से बड़ा है। तो ये वाला कंक्लूजन नहीं हो सकता। कंक्लूजन 2 आपसे पूछा गया कि y इज ग्रेटर देन v, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए इसकी जगह यहाँ ये सिंबल होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तब आपका आंसर इस क्वेश्चन में क्या होता? पहले क्या था? y इज इक्वल्स टू v को यहाँ रख लीजिए, तो y और v के बीच में ये वाला रिलेशन बना। ठीक है, अगर आपसे यही दोनों कंक्लूजन होते फिर इसमें लगता आइदर और। क्यों लगता आइदर और? क्योंकि एक आपसे पूछा गया y इज इक्वल्स टू v, एक पूछा गया y इज ग्रेटर देन v। ठीक है, चलिए उसके बाद होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे? डायरेक्ट आपको सिंबल गिवन नहीं होंगे। ठीक है, कैसे? आपको सिंबल गिवन होंगे, मान लीजिए आपको ये सिंबल दिया है कि a इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b और b इज नॉट इक्वल्स टू c, और आपसे फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो पूछा गया है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब a b के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? हो सकता है a b से छोटा हो सकता है a b से बड़ा हो। ठीक है, तो इस केस में आप ये तो रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते। बराबर नहीं है तो नेचुरल सी बात क्या होगा? छोटा या बड़ा होगा, तो ए सी के बराबर नहीं है, तो ये तो यहाँ कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि ये ही फिट नहीं बैठता। ठीक है, उसके बाद दोबारा बोला गया, और ऐसे ही क्या होगा? बी या तो बी छोटा होगा सी से या फिर बी बड़ा होगा सी से, तो बता ही नहीं सकते हम। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लीजिए दूसरा कंक्लूजन गिवन होता ए इज लेस देन सी। अब आप क्या करते? अब आप क्या करते? ये भी आप नहीं डिफाइन कर पाते कि सही है गलत है, तो ये भी कंक्लूजन गलत हुआ। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना था, क्या? कि ए और सी के बीच में कोई तो रिलेशनशिप होगा जब तीनों सिंबल आ जाए। कौन सा? ग्रेटर, लेस और इक्वल्स टू, तो क्या लगेगा? आइदर और। तो इस क्वेश्चन में हम ये नहीं बोलते कि दोनों ही कंक्लूजन गलत है। अगर ऐसा आया हुआ था तो हम क्या करते? ये देखते कि दोनों के अंदर जो वेरिएबल है वो सेम है, और वेरिएबल्स के अंदर तीनों सिंबल साइन यूज हुए हैं, तो इसके अंदर क्या लगेगा? आइदर और। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आपसे इसके अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है? कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट दी है बी is greater than C is less than equals to K, उसके बाद K is greater than equals to M। ठीक है, उसके बाद P is less than equals to A, उसके बाद A is equals to K is less than N। देखिए ये इतनी बड़ी सीरीज है, इसको और डबल कर सकता था। उसके बाद क्या कर सकता है? कुछ और लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या कर सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके अंदर बहुत सारे कंक्लूजन देगा, उनमें से पूछ सकता है। उसके बाद जो ये सिंबल्स हैं इनको भी कोडिंग में एग्जामिनर यूज कर सकता है। कैसे? मान लीजिए पहले आपको बोल देगा कि एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन, हैशटैग मीन्स लेस देन, उसके बाद बोल देगा कि डॉलर मीन्स इक्वल्स। ठीक है, उसके बाद आपको बोल देगा कि क्वेश्चन मार्क मीन्स लेस देन इक्वल्स। ठीक है, उसके बाद आपको बोल देगा कि स्टार मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स, और आपको स्टेटमेंट दे देगा कि बी हैशटैग सी क्वेश्चन मार्क डी, उसके बाद डी स्टार जेड। अब आपको क्या करना है? पहले इनको डिकोड करना है, डिकोड करने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? बी डॉलर, डॉलर की जगह क्या है? लेस देन, यानी कि बी इज लेस देन सी। उसके बाद सी क्वेश्चन मार्क डी, यानी कि सी इज लेस देन इक्वल्स टू डी। उसके बाद डी स्टार जेड, यानी कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड। देखिए जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे
उसके अंदर हम ये सिखाएँगे आपको कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स है, उसमें इनइक्वालिटीज़ पूछी गई है, किस लेवल की पूछी जाएगी, उनको कैसे सॉल्व करना है और जो एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जिनमें हाई लेवल की इनइक्वालिटीज़ पूछी जाती है, उसको कैसे सॉल्व करना है और उसके साथ-साथ इसकी टाइम मैनेजमेंट को भी हम देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है दोस्तों? हमारा जो कॉन्सेप्चुअल था इस चैप्टर का वो यहीं तक था, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे एग्ज़ामिनर नहीं पूछ सकता, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि हम लोगों को फ्री में पढ़ा सकें, ठीक है? थैंक यू।